नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज केमिकल रिएक्शन का पार्ट 5 वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें भी मैं थोड़ा सा बैलेंसिंग पे ही जोड़ देना चाहूँगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में उसको जानना और उसको बैलेंस करना जो हमारा चैप्टर है उसके लिए स्टार्टिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आपको आगे भी काम देगा। ये मैं प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही एक एक्स्ट्रा बुक आता है एग्जाम्पलर्स, जिसमें कि केवल प्रॉब्लम्स होता है। वो कोई भी आपको आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा एनसीईआरटी का, तो मतलब उस ऐप में आपको वो बुक मिल जाएगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि वो एनसीईआरटी को अच्छे से जान चुके हैं, अब उन्हें कुछ एक्स्ट्रा जानने का ज़रूरत है, तो उसके लिए है। मैं एनसीईआरटी को ही इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन सारे स्टूडेंट को जानना होता है, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं या एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, और भी बहुत सारे बुक है मार्केट में, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को जानना और उसके एग्जाम्पलर्स का प्रॉब्लम्स बनाना सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो बहुत अच्छे तरीके से और टू दी पॉइंट भी देता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सिंपल है, राइट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये रिएक्शन जो है थर्मिट रिएक्शन, ये आपको आगे के चैप्टर में मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ आयरन 3 ऑक्साइड दिया हुआ है, रोमन में 3 दिया हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिनका की वैलेंसी वो डिफर करता है। तो उसी में आयरन क्या है कि कभी +2 में होता है, कभी +3 में होता है। तो 2 में जब होता है तो उसको ऐसे करके 2 दिया जाता है, और जब वो 3 वैलेंसी का होता है तो 3 दिया जाता है। इसको +3 ऐसे दिया जाता है। पहले इसको लिखा जाता था कि जो कम रहेगा किसी का वैलेंसिंग तो अस लिखा जाता था, और जो ज़्यादा रहता था उसको ईक लिखते थे। यानी ये इसका लैटिन नाम फेरम है आयरन का। तो 2 वाले को लिखा जाता था फेरस, और अगर 3 है तो उसको लिखा जाता है फेरिक। लेकिन अब आपको ऐसे मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आयरन का यहाँ +3, और ऑक्साइड हम लोग जानते हैं, पढ़ोगे तो ऑक्सीजन का 2- होता है। तो ये फार्मूला हो गया Fe2O3, क्योंकि मैं बताया था कि इसका इधर इसका उधर जाएगा। और ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम से, तो हम लोग एल्युमिनियम लिख देते हैं। प्रोडक्ट में बनाता है गिब्स मोल्टेन आयरन, ठीक है, पिघला हुआ आयरन है, कोई बात नहीं है, आयरन लिख दिए। एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का होता है +3 और ऑक्साइड का होता है -2, तो ये हो जाएगा Al2O3। तो ये रिएक्शन है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी एलिमेंट है उन सबों को लिखिए। तो यहाँ आयरन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम है, उसको लिख लीजिए। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वॉच कीजिए। अब तो आयरन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 1 है। प्रोडक्ट में अब जाइएगा तो आयरन 1 है, ऑक्सीजन तो 3 है, और एल्युमिनियम 2 है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपको सिंगल एटम मिले, जैसे यहाँ एल्युमिनियम है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट, तो उस एलिमेंट के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, वो आसानी से बैलेंस हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो अब बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 3 है तो ये तो बैलेंस ही है। तो अब देखिए कैसे आसानी से बैलेंस होगा। आयरन 2 है तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, यानी ×2, तो ये भी 2 हो गया। और एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो आप इसको 2 यहाँ कर दीजिए प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में, तो ये 2 हो गया। तो देखिए दोनों बैलेंस हो गया। तो ये आपका बैलेंस है Fe2O3 2Al। ये इसको याद रखना है, ये थर्मिट रिएक्शन कहलाता है। ये एक्चुअली आपको काम आता है रेलवे पटरी का वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वो ऐसे ही करके बनता है। जैसे कहीं पे हमको अगर वेल्डिंग करना है रेलवे पटरी का, रेल के पटरी का, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट में आयरन वहाँ चला जाता है और कुछ उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, और यही जो मोल्टेन स्टेट में रहता है इसमें बहुत सारा हीट लगता है, और ये फिर धीरे से ठंडा होके वहाँ पे जम जाता है पटरी पे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं इथेनॉल। ये सारे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड, ये इसको आप सब लिख लीजिएगा। आपको एक चैप्टर पढ़ना है कार्बन के कंपाउंड्स,
फोर्थ चैप्टर है, तो उसमें आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है समझ में आ जाएगा। ऐसे अभी मैं बता देता हूँ, इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, और इसको बर्न किया जाता है एयर में। तो देखिए एयर में बर्न करता है तो एयर में सारे गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन बर्न करना अगर कोई जलता है तो वो ऑक्सीजन के कारण ही जलता है। रिएक्शन विद एयर कहेगा तो हो सके कि ऑक्सीजन के साथ साथ वो नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करे, लेकिन अगर बर्न करने के लिए बोला जाए तो दैट मीन्स कि वो एयर से ऑक्सीजन का ही यूज करेगा। और प्रोडक्ट में आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ हीट भी रिलीज करेगा। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जब प्रोडक्ट में हीट रिलीज होता है तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अभी ये जान लें। और अगर इस रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट देना पड़े, रिएक्शन को होने के लिए अगर देना पड़ते हैं हीट, तो उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं। ये चीज़ आपको आगे चलकर पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो फिर हम आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक आइडिया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन है। तो पहले आप रिएक्टेंट में लिखे तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। अच्छा, अब मैं बता दे रहा हूँ कि जब आपको ऑक्सीजन अलग से मिल गया तो ऑक्सीजन के लिए सोचना ही नहीं है, आप चुपचाप बैलेंस कीजिए अदर एलिमेंट को। तो कार्बन 2 है, प्रोडक्ट में कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन जो है 2 है, और ऑक्सीजन जो है 3 है। तो कार्बन दो करने के लिए प्रोडक्ट में इसको 2 से मल्टी, किसी को भी पकड़ के आप कीजिए, गलत होने से मत डरिए, वो ऐसा प्रैक्टिस आपको हो जाएगा गलत करते करते कि आप हमेशा स्टार्टिंग में ही सही करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन 2 हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टोटल है 6, तो इसके लिए हमको इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से कर दिए तो ये 6 हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन इधर है 2 2 4 और 3 7, और इधर साइड में 3 है, तो ये 1 घटा दे, और यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 3 6 और 1 7, तो ये बैलेंस हो गया। तो देखिए मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में टाइम लीजिए बैलेंस करने में, और जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, और जितना रिएक्शन मैंने आपको बताया है, और थोड़ा सा मेथोडोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा, उसको लिखिए। रिएक्टेंट का एलिमेंट जो रहेगा प्रोडक्ट में भी वही रहेगा, कितना नंबर है, आप कहीं से भी स्टार्ट करके देखिए। आप थोड़ा सा मतलब आप गौर कर रहे होंगे कि 1 to 5 तक के डिजिट में ही खत्म हो जा रहा है, उससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा बोदर नहीं लेना है कि आपको 10 से करना होगा 11, ऐसा होगा ही नहीं, आपको देगा ही नहीं उतना हार्ड। तो इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लिखा हुआ रहे तो आपको फार्मूला लिखने अच्छे से आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो 9th वाला आप जरूर याद कर लें, जो लोग भी अभी तक नहीं याद किए हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं, तो यहाँ पे है कि कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम। तो कॉपर सल्फेट जो है वो होता है, सॉरी, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, 1 मिनट, ये पिन नहीं आ रहा है। हाँ, तो कॉपर सल्फेट आपका हो जाएगा CuSO4। कॉपर का होता है +2। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, तो इसका कभी कभी +1 भी देता है तो वो लिख देगा, और जनरली अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो +2 हो गया। तो ये रिएक्शन हो गया, इसका फार्मूला हो गया। और ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड हम लोग करते हैं तो Ki। प्रोडक्ट में है प्रिसिपिटेट क्यूप्रस। अब देखिए यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आस अगर दे दिया तो ये एक वैलेंसी है इसका, क्योंकि कॉपर का ये ज़्यादा आपको नहीं जानने का जरूरत है, केवल कॉपर का ही अगर आप याद रखेंगे +2 +1 तो इक दिया रहेगा या अस दिया रहेगा, या ऐसे करके रोमन में 2 दिया रहेगा या 1 दिया रहेगा। और अभी मैं आयरन का बताया था, बस जैसे जैसे आपको मिलते जाएगा वैसे वैसे आप याद करते जाए, आपको ये बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, और ये जनरली दे ही देगा। बस आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखिएगा तो आपको ये दे ही देगा कि क्या इसका हमको लेना है। तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया, और क्यूप्रस लिख दिया तो आयोडीन का होता है -1 और इसका अस के कारण +1, तो दोनों 1 है तो क्यूप्रस आयोडाइड हो गया। और प्रिसिपिटेट है, यानी कि ये नीचे बैठ जा रहा है, और जब भी कोई चीज़ प्रिसिपिटेट होगा तो उसको सॉलिड में ही होता है। अभी लिखने नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ इसके बारे में। एंड लिबरेट आयोडीन गैस, ये I2 हो गया। और ऑल्सो फॉर्म पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा K2SO4। ये सब आसानी से आपको पता होगा, पोटेशियम का +1 और सल्फेट का होता है 2-, तो 2 इसका इधर चला गया। अब इसको हम बैलेंस करने का कोशिश करें तो पहले लिखिए कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, पोटेशियम एंड आयोडाइड। कॉपर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में देखिएगा तो 1 है। सल्फर का अगर हम बात करते हैं तो 1 है, इधर भी 1 है,
ऑक्सीजन का बात करते हैं तो इधर 4 है और इधर भी 4 है। पोटेशियम का बात करते हैं तो 1 है, पोटेशियम इधर 2 है। और आयोडीन का बात करते हैं तो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में यहाँ 1 और यहाँ 3। देखिए आयोडीन दे दिया है तो आप निश्चिंत रहिए, आयोडीन के लिए कुछ नहीं सोचना है। तो पहले पोटेशियम को कर दीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से हम किए तो ये 2 हो गया पोटेशियम। लेकिन आयोडीन जो है ये बैलेंस नहीं, देखिए कॉपर आपका बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, 2 से मल्टीप्लाई करने का पोटेशियम, लेकिन आयोडीन नहीं हुआ। तो आयोडीन इधर में 2 है और इधर में 3 है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि 2 करने के लिए ये 1 है ना, तो इसको 1 करने के लिए हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए फ्रैक्शन आपको हम बताए, देखिए फ्रैक्शन को फिर हम क्लियर कर देंगे। 1/2 से करने से क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो गया। अब इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि नीचे में 2 है। तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2CuSO4 + 4Ki, प्रोडक्ट हो जाएगा 2Cui प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये केवल I2 रह जाएगा, I2 एंड 2K2SO4। अब देख लीजिए बैलेंस हो गया आपका सारा। तो इसका भी कभी कभी इस्तेमाल कीजिएगा, तो इससे आपको और आसानी होगा। तो बस इसको आराम से आप पहले जितना भी रिएक्टेंट में है एलिमेंट उसको लिखिए, उसके नंबर ऑफ एटम्स लिखिए, फिर प्रोडक्ट में लिखिए, तो आपको सारा चीज़ क्लियर समझ में आते चला जाएगा। अब ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैं उठाया था। अब जो है आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, जो बीच में दिया हुआ है, तो उसको भी ये जानना जरूरी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए इसको हम लोग क्यों क्लीन करते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका रिबन है, ऐसे छोटा सा ही मान लेते हैं हम लोग। तो ये मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव मतलब तुरंत रिएक्शन कर लेता है। तो ये रिएक्शन करके, एयर से रिएक्शन करके, एयर में मतलब अगर हमको बर्न करना है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बर्न भी कर देंगे तो यही होगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये इसके ऊपर ऐसे करके कवर कर लेता है, ये कवर कर लेता है और ये स्टेबल भी होता है, यानी कि ये हटता नहीं है। तो और ये स्टेबल होता है और ऊपर से कवर कर लिया, तो ये फर्दर रिएक्शन होने के लिए, मतलब आगे जो रिएक्शन होना चाहिए उसको ये प्रिवेंट करता है। तो जब ये लेयर बैठ जाएगा और उसको जब ये प्रिवेंट करेगा तो फिर फर्दर रिएक्शन होगा नहीं, यानी कि रिवन जो है हम उसको जो बर्न करना चाह रहे हैं, जलाना चाह रहे हैं, वो जलेगा ही नहीं। यही कारण है कि इस प्रोटेक्टिव लेयर को, ये जो इसको प्रोटेक्ट करके रखा है, प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए ही इसको हम लोग क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, या बने किसी भी चीज़ से आपको उसको क्लीन कर दिए। और जब ये लेयर हट जाता है तब फिर से वो लगातार फायर पकड़ता है और बनाता मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, लेकिन कंटिन्यू उसके साथ रिएक्ट करते जाता है और ये गिरते चला जाता है। इसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 देना होगा और यहाँ 2 देना होगा, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप समझ गए कि हमको ऊपर का लेयर जो हाई रिएक्टिव होने के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर जम जाता है, तो उसी को हटाने के लिए। और देखिए मान लीजिए लेयर जमता और अगर वो स्टेबल नहीं रहता, अपने आप ही हट जाता, लेकिन उसके स्टेबल होने के कारण से हमको उसको हटाना ही पड़ेगा। तो सैंड पेपर से उसको, जैसे रुखड़ा पेपर रहता है तो उससे हम उसको रगड़ कर क्लीन करके हटा लेते हैं। अब देखिए, अब चूंकि आप इतना बैलेंस कर लिए तो ये सारा बैलेंसिंग जो है आपको बहुत ही आसान लगेगा। जैसे इसमें आपको बोला जा रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। तो हाइड्रोजन H2 होता है, ना कि H। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा, है ना। हाइड्रोजन H2 के रूप में ही आपको मिलेगा। ऐसे एलिमेंट बोलेगा तो हाइड्रोजन है, लेकिन H2 हाइड्रोजन गैस के रूप में ही वो बैलेंस होता है। क्लोरीन Cl2 होता है। ये आपके लिए नया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको जानते जाइएगा आपके लिए बहुत ही आसान होते चला जाएगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट जो है आपका बेरियम क्लोराइड। तो ये याद रखना, बेरियम पहले भी आ चुका है कि इसका वैलेंसी -2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। तो BaCl2 और ये रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। अब प्रोडक्ट बनाएगा बेरियम सल्फेट, तो दोनों का 2 होता है, तो Ba से 4 हो गया।
और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का 3 होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्लोरीन का 1 होता है, AlCl3। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखिए अभी इसको हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे हम डिस्कस, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी है, लेकिन उसके बावजूद आप इसको आसानी से समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर कीजिए। देखिए यहाँ एल्युमिनियम 2 है ना, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ इसको यहीं 2, आप किसी भी चीज़ को पकड़ के चल सकते हैं, चूंकि कोई सिंगल एलिमेंट है नहीं, तो आपको इसमें बोधर लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये थोड़ा सा उसके तुलना में टफ है। तो एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम बैलेंस होने के कारण अब क्या हो गया कि ये 6, तो 2 × 3 6 क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन को हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही 3 से किया 6 हो गया, लेकिन बेरियम 3 हो गया, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से कर दिया। तो बेरियम तो 3 हो गया, अब यहाँ पे सल्फर 3 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया, या कहिए तो SO4 3 हो गया। तो SO4 3 हो गया, तो देखिए यहाँ SO4 को 3 से मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स टोटल बैलेंस हो गया। तो कोई एक चीज हम पकड़ के चले थे, एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्लोरीन 6 है तो यहाँ भी क्लोरीन 6 है, बेरियम यहाँ 3 है तो बेरियम यहाँ भी 3 हो गया, सल्फेट यहाँ 3 से आगे से मल्टीप्लाई है तो 3 है, तो यहाँ भी 3 है। तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा उससे आसान आ गया। ये जैसे कि कहाँ गया, सोडियम, सोडियम दे दिए, वाटर H2O दे दिए, प्रोडक्ट में बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NOH। आपको फार्मूला लिखने आएगा तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, क्योंकि सोडियम +1 होता है, OH -1 होता है, तो दोनों 1 होता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस होता है, H2 के रूप में हो गया। अब इसको बैलेंस करिएगा तो सोडियम बैलेंस, तो सोडियम को तो बोधरिंग लेना भी नहीं है और ना ही हाइड्रोजन का लेना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जब भी कोई एलिमेंट सिंगल प्रेजेंट है, मतलब वो आपका उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, आप उसके लिए फ्री माइंड हो जाइए, वो आसानी से बैलेंस हो जाएगा। अब आपका बात आएगा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस है, 1 है, तो अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 3 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 to 4 हो जाएगा, 4 करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे, तो ये भी 2 to 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, सोडियम 2 है तो 2 यहाँ कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया। अब देख लीजिए, अब ये बैलेंस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेट का सिंबल्स भी देना है कि वो किस स्टेट में है। तो ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कहीं पे सॉल्यूशन दिया है तो आप उसको एक बस लिखिए। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव सॉल्युबल बेरियम इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड इनसॉल्युबल हो गया तो ये नीचे बैठेगा, दैट मीन्स कि ये प्रिसिपिटेट हो गया, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सॉल्यूशन में आपका बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 हो गया आपका एक्वस, प्लस सोडियम सल्फेट तो ये हो जाएगा आपका Na2SO4, ये भी एक्वस। प्रोडक्ट बनाएगा आपका इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट तो ये हो जाएगा BaSO4 और ये हो जाएगा सॉलिड, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो NaCl और ये हो जाएगा एक्वस। अब इसको जहाँ तक बैलेंस करने का बात है तो BaSO4 तो बेरियम 1 है तो बैलेंस है, क्लोरीन 2 है तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सोडियम यहाँ 2 है तो इधर भी 2 है, सल्फेट SO4 पूरा देख ले तो यहाँ पे सल्फेट SO4 पूरा है, तो ये बैलेंस हो गया। तो अब देखिए हम आपको लिख के नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मैं लिख के बता चुका हूँ। अब उस चीज़ को आप कैच कीजिए, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक में जाइए या जो इनिशियल वीडियो है उसको फिर से देखिए, तब आप इसको समझ जाएंगे कि ये कैसे कैसे होगा। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है तो NOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सॉरी अच्छा इन वाटर भी है तो वो एक्वस के रूप में ये होगा, वाटर को वही बोलते हैं। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा HCl एक्वस टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर तो ये हो जाएगा NaCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी एक्वस हो गया, और वाटर तो वाटर तो आपका नहीं कुछ दिया हुआ है तो दैट मीन्स ये लिक्विड के रूप में है। अब इसको बैलेंस जहाँ तक करने के बाद है तो सोडियम 1 है तो प्रोडक्ट में भी 1 है, और क्लोरीन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 है तो 2 हो गया, और ऑक्सीजन ये अपने आप में ही पहले से ही बैलेंस है। तो आपने देखा कि अगर आप फार्मूला अच्छे से लिख लेते हैं
और स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये प्रॉब्लम्स हो गया और वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अब इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको अगर आप पढ़ के आइएगा तो पढ़िए, 5 टाइप्स का होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और इसको अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और जितना भी आपने पढ़ चुका है तो उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। बुक का सारा लगभग इससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम मैं बता दिया हूँ, और बाद में भी अगर मेरे को कुछ लगेगा प्रॉब्लम बताने का तो मैं उसको बताऊँगा। धन्यवाद।